गिविंग दिस ईयर प्रीलिम्स आई सजेस्ट इसके थ्रू अभी तक आपने जहां से भी इकोनॉमी पढ़ी है, चाहे कोई भी सोर्स से पढ़ा हो, रमेश सिंह हो चाहे विवेक सिंह हो, आपको इंटरकनेक्शन करना सीखोगे आप। बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट से रुपी पे क्या फर्क पड़ता है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन के डायनामिक्स से क्या फर्क पड़ता है, तो उनकी जो कॉज एंड इफेक्ट है और जो इंटरकनेक्शंस है वो हम आप रियल इंडिया के एग्जांपल से समझोगे rather than just learning from the book, right? So these are applications of all the concepts that you have learned in the economy. First chapter of economic survey, extremely important chapter. Hello dear students, I am Akriti Kanchi, your mentor from Prep IAS. जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था in our introductory video of economic survey that I will discuss economic survey of this year 2025-2026 चैप्टर वाइज। तो क्या स्पेशल है इस इकोनॉमिक सर्वे वीडियो के बारे में कि मैं सिर्फ आपसे पीडीएफ या हाइलाइटेड पॉइंट्स आपसे छोटे में डिस्कस नहीं करूंगी, मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी कि चैप्टर से कैसी चीजें हमें उठानी है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उठाना है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उठाना है, राइट? और नॉट जस्ट दैट, मैं उसका पीडीएफ भी आपको हमारे लिंक में भी मिल जाएगा इस वीडियो में और टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, राइट? सो वी विल टीच यू फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द शॉर्ट पॉइंट्स फ्रॉम द पीडीएफ, और मैं उसका छोटा सा पीडीएफ और नोट्स बना के आपको हर चैप्टर का भी देती जाऊंगी, राइट? सो इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन दिस economic survey, please follow. Even people who are giving this year prelims, I'll suggest इसके थ्रू अभी तक आपने जहां से भी इकोनॉमी पढ़ी है, चाहे कोई भी सोर्स से पढ़ा हो, रमेश सिंह हो चाहे विवेक सिंह हो, आपको इंटरकनेक्शन करना सीखोगे आप। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कम होने से, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट से रुपी पे क्या फर्क पड़ता है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन के डायनामिक्स से क्या फर्क पड़ता है, तो उनकी जो कॉज एंड इफेक्ट है और जो इंटरकनेक्शंस है वो हम आप रियल इंडिया के एग्जांपल से समझोगे rather than just learning from the book, right? So these are applications of all the concepts that you have learned in the economy. First chapter of economic survey, extremely important chapter. Let's start. इससे आपको ओवरऑल आइडिया भी मिलेगा कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या आने वाला है, क्या डिस्कस होने वाला है, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्दी में आपको बहुत स्मॉल में बहुत सही चीजें आपको समझाऊं। सो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर, कि क्या स्टेट है हमारे इंडियन इकोनॉमी का और हम ग्रोथ फ्रंटियर को कैसे पुश कर रहे हैं, ठीक है? सो इंडियन इकोनॉमी का ओवरऑल ग्रोथ मोमेंटम अच्छा रहा है पिछले साल, लुकिंग एट द अनसर्टेनिटीज जितनी रही है पिछले साल, लॉट ऑफ वॉर्स, लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, यूएस का बहुत ज्यादा ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स इशू, उसके बैकग्राउंड में इंडियन इकोनॉमी हैज मेंटेन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम, ठीक है? तो क्या रियल जीडीपी ग्रोथ था हमारा? फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से रियल जीडीपी ग्रोथ था 7.4%, ठीक है? यू कैन सी दिस 7.4%। और ये ग्रोथ का मेजर ड्राइवर क्या था? डोमेस्टिक डिमांड। हम जो यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, हमारा जो कंजम्पशन है, ये सारी चीजें, डोमेस्टिक डिमांड वाज द मेजर ड्राइवर बिहाइंड दिस 7.4% जीडीपी ग्रोथ, ठीक है? प्राइवेट कंजम्पशन, इसमें क्या क्या, अब डोमेस्टिक डिमांड किस तरह का? प्राइवेट कंजम्पशन, जो मैं और आप चीजें खरीदते हैं, रूरल एरियाज खरीदते हैं, अर्बन एरियाज खरीदते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी या प्राइवेट पार्टीज खर्चा करेंगी टू क्रिएट द कैपिटल ऑफ द इकोनॉमीज, रोड्स, लॉजिस्टिक्स, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। सर्विसेज अभी भी की कंट्रीब्यूटर है, तो सर्विसेज कितना परसेंटेज है जीडीपी का ये आपको पता होना चाहिए, इसमें डेटा है, टेबल है, मैं आपको दिखाऊंगी। मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक ठाक चल रही है और एग्रीकल्चर भी ठीक ठाक स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया बिकॉज देयर वर फेवरेबल मॉनसून्स, ठीक है? तो दिस चैप्टर विल analyze demand and supply side developments during the first half of financial year 2026, that is अप्रैल 2025 से अभी जनवरी, क्योंकि अभी आया ना इकोनॉमिक सर्वे 30 जनवरी को, तो तब तक क्या क्या हुआ और ये हम कैसे करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को लेकर ये चीजें डिस्कस करना शुरू किया है। अब गवर्नमेंट ने, मॉस्पी ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है? सो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है? सो ग्लोबल इकोनॉमी में मल्टीपल अपहेवल्स हुए, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स बाय द यूएसए इन अप्रैल 2025, ठीक है? उन्होंने जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बारे में जो धमकी देते रहते थे ट्रंप, उन्होंने लगा दिया, ठीक है? उस कारण से सब बहुत डर गए, सबको कि बहुत लोअर ग्रोथ और बहुत इन्फ्लेशन होने वाला है, पर जितना ज्यादा उसकी प्रॉब्लम को प्रेडिक्ट किया गया था उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, तो प्रॉब्लम बिकेम लिटिल प्रॉब्लम वाज लेसर देन व्हाट वाज प्रेडिक्टेड, ठीक है? बहुत सारे रीजंस है क्यों। जब जैसे ही अनाउंस हुआ कि यूएस टैरिफ बढ़ा देगा, यूएस के लोगों ने कंजप्शन ज्यादा कर दिया क्योंकि उनकी चीजें महंगी हो जाएगी, सो दे बॉट अ लॉट ऑफ स्टफ बिफोर थिंग्स बिकेम एक्सपेंसिव। कंपनीज को भी पहले से पता था, तो उन्होंने भी फ्रंट लोड कर दिया अपने एक्सपोर्ट्स, तो जितना बुरा उसका इंपैक्ट होता उतना बुरा नहीं हुआ, द इंपैक्ट वाज लेसर देन प्रेडिक्टेड, द बैड इम्पैक्ट। सो आईएमएफ का प्रोजेक्शन था, जब यूएस ये सब करा था, आईएमएफ प्रोजेक्टेड सम ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन फॉर एडवांस्ड इकोनॉमीज एंड इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। सो बट दैट ग्रोथ in emerging market and developing economies for 2025 was higher than the levels projected by IMF due to during this US reciprocal tariff. So जितना IMF डर कर सोचा कि बहुत कम होने वाला है, उससे बेटर ग्रोथ थी emerging market and developing economies में, and same advanced economies में भी बेटर ग्रोथ थी, ठीक है? तो जितना बुरा सोचे तो उतना बुरा नहीं हुआ, ऑफ कोर्स फर्क पड़ा।
ठीक है. सो बट बस इन स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये नहीं है कि चीजें बुरी नहीं थी. द सेवरल फ्रेलिटीज. फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ यूएस में काफी अच्छा हुआ. क्यों? क्योंकि एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है. देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड. दैट्स व्हाई देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एआई बबल, कि जितना हम खर्चा कर रहे हैं विल इट कम और नॉट. सो यूएस में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उस कारण से that accounted for half of GDP growth of US. ठीक है, the amount they're spending in AI, that is half of GDP growth of USA. ठीक है, जिससे वो नेगेटिव इफेक्ट्स जो उनका ट्रेड टैरिफ का उनके ग्रोथ पे पड़ता है, यूएस की भी ग्रोथ खराब होती. यूएस ग्रोथ वुड हैव बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द रेसिप्रोकल टैरिफ्स दे वर पुटिंग, बट दैट आल्सो इज गेटिंग कॉम्पेंसेटेड बाय द इन्वेस्टमेंट डन इन एआई. इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है एआई में. ठीक है, इन्फ्लेशन ठीक रहा वहां पे. यूरोपियन कमीशन की भी कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली एंड फ्रांस are going to remain moderate. मतलब उनकी इकोनॉमी ठीक ठीक चलने वाली है. Spain is supposed to do better. In Asia, Chinese economy continues to face deflationary pressures. Deflation हो रहा है वहाँ पे. Although they still have a great manufacturing, but there is a crisis in the property sector of China. ठीक है, तो Chinese merchandise exports remain a key driver of this growth. Japanese economies also remain moderate. ठीक है, so this growth inflation dynamics, the central bank of these countries had to make. The central bank policy rates had to come accordingly. So they have also brought this policy rates. Mexico policy rate by was 7%. India's RBI rates were 5.25%. China was 3%. Okay, and India, Mexico वगैरह में इतने rates थे. Whereas you can see UK, US, Europe, Japan में percentage काफी कम थे. ठीक, कंपेयर टू एमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज. ठीक है, फिस्कल पॉलिसीज मेजर एक्सपेंशनरी रही है. फिस्कल पॉलिसीज, गवर्नमेंट हैव ट्राइड टू स्पेंड मनी इन द इकोनॉमी थ्रू कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, प्राइमरी डेफिसिट, although primary deficit is still higher in a lot of countries post pandemic, अभी भी ज्यादा except Brazil and India. प्राइमरी डेफिसिट क्या है? मतलब पिछले जो खर्चे उन्होंने किए हैं अभी भी उस चीज के लिए उनको अभी भी बहुत कॉस्ट देना पड़ रहा है. राइट, सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कॉस्ट फॉर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमीज have stayed elevated and investors question how they will cover budget deficit. So primary deficit is still very high. ठीक है, and that is leading to higher bond yields. The bond yields की वैल्यू बहुत ज्यादा हो रही है. मतलब ज्यादा में उनको they are being auctioned at higher rate, which is not a great news for advance. मतलब चीजें महंगी है, वहाँ कैपिटल महंगा है, bond yields ज्यादा है, मतलब the capital is expensive, so investment will be expensive. Okay, so you can see these rates. Primary deficit इंडिया में बस कम हुआ है, you can see ब्राजील में कम हुआ, rest if you see this 2025 rate सबका ज्यादा है. ठीक है, you can see these graphs. So global economic uncertainty काफी ज्यादा रही है. There has been fragmentation in geopolitical relationship. ठीक है, FDI has reduced. FDI overall in the world, the money traveling from one country to another for direct investment has reduced. So UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report. So you get a prelims knowledge. World Investment Report is released by which organization? It is United Nations Conference on Trade and Development. Right? So it has said that FDI inflows has reduced 11% year on year. 11% reduced overall in the world. I'm not talking about India. ठीक है, so but there is a surge in demand across the AI supply chains. FDI flows have increased to developed countries. Generally ऐसा नहीं होता. FDI generally goes to developing countries, but it has gone to developed countries. In US it has increased in a very high rate. They rose by 19.7% in the US FDI. Okay, so the top 10 highest value greenfield projects जो announced by 2024 में उसमें 4 were in semiconductors, and out of that 4 semiconductors greenfield projects, 3 were in USA. So you can see the amount of funds that is being invested is mostly going to USA. So the top 10 amongst the top 10 highest value greenfield projects, 4 were in USA. ठीक है, semiconductor manufacturing, 3 of them were in USA. Data center development, which are very expensive, are also driven by growing digital demand. ग्लोइंग इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी कौन रिलीज करता है? मैंने लास्ट वाले इंट्रोडक्टरी सेशन में पूछा था. प्लीज गो एंड सर्च ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी कौन रिलीज करता है? UNCTAD रिलीज करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट. ठीक है, आप FDI का फ्लोज देख सकते हो. वर्ल्ड में कम हुआ है, डेवलप्ड इकोनॉमीज में US को छोड़ के बाकी जगह कम हुआ है. ठीक है, सो ओवरऑल डेवलपिंग इकोनॉमीज में सेम रहा है. इंडिया में बढ़ा है FDI पर FPI कम हुआ है. दैट विल डिस्कस लेटर. अब now we come to a concept called economic statecraft. When we are seeing the economy being used by the countries, what is economic statecraft? ठीक है, तो ये the resurgence of economic statecraft has happened. It is defined as the deliberative use of economic means to achieve strategic ends and has witnessed a rapid resurgence. अभी बहुत ज़्यादा उसका बढ़ गया है.
It reflects rising geopolitical competition, concerns over technological dominance, and vulnerabilities exposed in traditional global value chains. So economic statecraft means use of economic tools for meeting your own end, maybe foreign policy end, maybe strategic end, right? So there's difference between economic policy and economic statecraft. What is economic policy? It employs traditional instruments. Economic policy simple होती है. Traditional instruments जैसे fiscal, monetary and trade tools to achieve economic objectives. वो अमीर होना चाहते हैं, BOP बढ़ाना चाहते हैं, balance of payment बढ़ाना चाहते हैं. But economic statecraft ऐसा नहीं करता, उसके needs और ज़्यादा हैं. It will use economic tools but to achieve foreign policy, national security agenda, right? And this is not a new term. It has always been there. Right, it was there during the Greece times. It was there in Arco-Attilia's Arthashastra. There's a story of Megarian decree. So in Greece, you must have heard about Peloponnesian War, which happened between Athens and Sparta. So this Megarian decree was one of the starters for this war. So what happened? Greece ने मेग्रा was one of the smaller sub-state. उस पे उन्होंने टैक्स लगा दिया कि वो उसको उन्होंने वहाँ की ट्रेड को रोक दिया कि ये लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे, right? So उस कारण से Sparta became angry, and that was one of the fueling fire between, that led to Peloponnesian War. And Roman Empire's grain provisioning system, जहाँ वो इजिप्ट का टैक्स लेके और नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज का टैक्स लेके वो वहाँ अपने रोम में पब्लिक वेलफेयर एंड राशनिंग सिस्टम एंड फूड प्रोवाइड करते थे. सो इनिशियल बिगिनिंग्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर सिस्टम एंड कौटिल्या's अर्थशास्त्र. याद करो, साम दाम दंड भेद. इट हैज ऑलवेज टॉक्ड अबाउट विनिंग ओवर अदर नेशंस फ्रॉम दीज 4 ways. साम बात करके, दाम इकोनॉमिक टूल्स है ना, दंड एंड देन भेद. सो कौटिल्या's अर्थशास्त्र ऑल्सो मेंशन इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट. Right, so recent experience illustrates economic interdependence, जिसको अच्छा समझा जाता था when WTO era was going on, 1995 onwards till 2010. So economic interdependence was considered good, कि लड़ाइयाँ नहीं करेंगी countries, they'll be dependent on each other, and overall the world will benefit from it. Right, so now it is considered as a channel of vulnerability. They don't want to be dependent on other. Being dependent on other means they can anytime control the important things that we need. Right, so disruptions during pandemic, weaponization of energy and finance, growing use of export controls has led to this statecraft, economic statecraft, okay? Because now there is concentrated supply chains, critical raw materials. So what are the drivers कि economic statecraft वापस अभी इतना ज़्यादा चल रहा है वर्ल्ड में? क्या drivers हैं उसके? ठीक है, सबसे पहले resurgence of ultra nationalism. You must have heard Trump का भी election agenda was America first and things like that, right? So ultra nationalism मतलब we are great, will not let others come in our country. So cultural superiority, anti-immigrant stance, these are reasons, one of the reasons, okay? So that is narrowing the space for multilateral cooperation. हम है बस, हमारा अच्छा होना चाहिए, हमको दूसरे के साथ cooperate नहीं करना है. Hardening domestic borders and constraining labor mobility. Countries all inward looking होती जा रही है. Nations are becoming increasingly skeptical of free trade and multilateral institutions, because what happened, there was law. So when this free trade was going on, some countries were benefiting too much and some countries were benefiting very less, right? So in that what happened, there's a trust deficit, right? So when large surplus and deficit nations diverge in the pace of creation and absorption, resulting imbalances, stress हुआ, जिसके कारण fractures हो गए global economic landscape में. ठीक है, lack of updated global norms, nobody is talking about WTO new rules and all. तो कोई global norms ही नहीं है updated, right, to govern competition, investment and subsidies. So that is leading to strategic distrust, okay? Institutional और financial bodies weak हो रहे हैं. Geopolitical tensions बढ़ गए हैं, armed conflicts आप देख रहे हो बढ़ रहा है, यूक्रेन इशू, यहाँ पे हर जगह भी इशूज ही बढ़ रहे हैं. जापान जैसी कंट्री जो पीसफुल सिस्टम रखती थी, दे हैव ऑल्सो इंक्रीज देयर defense spending to 2% of their GDP. Strategic competition is increasing, fueling trade wars because of critical minerals. Now this has become new colonial scramble. Earlier colonial scramble क्या था? Lands लेना, जो पहले की colonies कर रही थी, है ना? When India was also a colony of British. But अब ये सब trade wars and countries are wanting critical minerals. जितना critical minerals आएगा, जो research and development के equipments हैं, वो चीजें ज़्यादा अच्छी बनेंगी and they will advance over others, right? Even today's wars are also based on very nuanced and high quality technological equipments, right? So that is the new colonial scramble, critical minerals, very important, right? So companies are looking to manage their supply chain. They don't want the supply chain all over the countries, because if one country, stops the movement of goods, they have a problem in producing things. So they want to keep it in one country, right? So local supply chains they are trying to build, and friend shoring and near shoring they are trying to do. Okay, emerging strategic industries are coming like renewable energy, electric vehicles, critical minerals, semiconductors and AI.
ठीक है। सो इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट, कैरेट्स या स्टिक्स दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, लाइक अ पनिशमेंट और लाइक अ व्हाट शैल आई से, अ टूल दैट विल अट्रैक्ट अदर्स, राइट। रीसेंट एग्जांपल्स क्या, यूएस ने एक्सपोर्ट कंट्रोल किया ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, यूएस एडवांस सेमीकंडक्टर्स एंड एसोसिएटेड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट चाइना को नहीं देना चाहता था, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन एआई, ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन एआई और चिप टेक्नोलॉजीज ना बना पाए, टू हिंडर देयर स्ट्रैटेजिक मिलिट्री एंड सिविलियन कैपेबिलिटीज इन राइवल स्टेट्स। चाइना ने भी सेम किया, इट्स टाइटन एक्सपोर्ट ऑन की रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मटेरियल्स टू जापान, ठीक है, जापान को उन्होंने नहीं दिया इन अर्ली 2026, रिसेंटली 1 महीने पहले की बात है, ठीक है। तो ऑटोमेटिव एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स जापान में इफेक्ट होने लग गए। चाइनीज अथॉरिटी ने एक लिस्ट बना ली, अनरिलायबल एंटिटीज लिस्ट बेस्ड ऑन नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, जिनको वो चीजें नहीं प्रोवाइड करेंगे। वेस्टर्न नेशंस हैव आल्सो यूज्ड सिमिलर सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया, सो दीस थिंग्स आर हैपनिंग। टैरिफ्स, फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन कमीशन का जो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, that is mainly for climate goals, but that is also to protect their industries, okay, alongside achieving climate goals. Fiscal policy is also a form of statecraft. All the countries are spending in their own economy, to improve their, improve the quality of their people, right? So China is utilizing its fiscal power. China अपने पैसे खर्च करके दूसरी कंट्रियों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है ताकि उसका इन्फ्लुएंस रहे दूसरी कंट्रीज में। दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट, राइट। सो इन केसेस में हमें क्या करना चाहिए, इंडिया शुड ट्राई एंड अचीव स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी, फोकस ऑन द कीवर्ड्स, स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी चाहिए हमें व्हेन एन इकोनॉमी कैन ऑफर गुड्स सर्विसेज दैट आर सफिशिएंटली क्रिटिकल टू ग्लोबल वैल्यू चेन्स, कि पार्टनर्स हमें इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अगर इंडिया कुछ ऐसी चीजें बना रही है जो हमें इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, दैट विल रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ कोअर्सिव मेजर्स। सो ओके, सो इंडिया पोजेस ऑल द कैपेबिलिटीज टू अचीव दिस, ओके। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड दैट वी जस्ट रेड, इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट, कौन सी कंट्री क्या कर रही है, इस बैकग्राउंड में हमें इंडिया की इकोनॉमी देखनी है, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी में क्या चल रहा है, सो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स बोलता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी, नाउ ऑनवर्ड विल कॉल इट मॉस्पी, ठीक है, कि रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4% था, हमने बिगिनिंग ऑफ चैप्टर पे डिस्कस किया, ठीक है। जीवीए ग्रोथ 7.3% था, एंड इंडिया स्टेटस वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमिड सो मच अनसर्टेनिटीज, ओके। ऑन द डिमांड साइड, डोमेस्टिक डिमांड, जैसा शुरू में हमने बोला, डोमेस्टिक डिमांड वाज द मेन ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी, ओके, एंड कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो गोइंग फाइन, ठीक है। तो ये आप डेटा पढ़ो, कितना ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर में 4.6% प्रीवियस ईयर में, अभी 3.1%, ओके, एस्टिमेट। सर्विसेज, बट देखो सर्विसेज का ग्रोथ देखो 9.4% था, अभी 7% है, सॉरी यस 7.2% था, अभी 9.1% है। और आप मैन्युफैक्चरिंग को भी, इंडस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, 5.9 से 6.2%, दिस वाज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड फाइनेंशियल ईयर 2026, ओके। नाउ वी विल सी द, तो जीडीपी 7.4% एंड जीवीए 7.3%। अब आप देखोगे उनका शेयर एज परसेंटेज ऑफ नॉमिनल जीडीपी, एग्रीकल्चर का परसेंटेज क्या है, अगर आप एग्जाम में लिखना पड़े इकोनॉमी में व्हाट इज द एग्रीकल्चर का परसेंटेज कितना है कॉन्ट्रैक्ट, तो ये रीसेंट डेटा यूज करोगे आप, पुराना नहीं, 16.3%, ओके, एज अ परसेंटेज ऑफ नॉमिनल जीडीपी। इंडस्ट्री का 24.6%, मैन्युफैक्चरिंग 12.6 एंड सर्विसेज 49.9, और ये इतने बढ़ने वाले 16.3 से, ये डेटा आप याद रखिए, ठीक है। द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ओके। प्राइवेट फाइनेंस, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये मेजर ड्राइवर रहा है, ये 61.5% था। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है, दैट वाज 29.9 टू 30% ऑफ जीडीपी। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन याद रखिए, कंजप्शन एक्सपेंडिचर 61%, एक्सपोर्ट 21.2, 21.5%, ये डेटा याद रखना होगा। सो डोमेस्टिक ड्राइवर्स एंकर जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2026। सो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसा मैंने आपको दिखाया, 61.5% था, विच इज हाईएस्ट लेवल सिंस फाइनेंशियल ईयर 12। तो हमारा प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ट चल रहा है, ठीक है। वो क्यों हो रहा है, बिकॉज सपोर्टिव मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, लो इन्फ्लेशन, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, राइजिंग रियल परचेसिंग पावर, स्टेडी रूरल कंजम्पशन भी अच्छा चल रहा है, एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस बेटर है, मतलब फार्मर्स इनकम थोड़ा बढ़ रहा है, इंप्रूवमेंट इन अर्बन कंजम्पशन भी है, दिस इज बिकॉज लॉट ऑफ जीएसटी रैशनलाइजेशन हैज ऑल्सो हैपेंड, ठीक है। So we were talking about private consumption, final private consumption expenditure, ठीक है, जो हम प्राइवेट कितना कंज्यूम कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट डेटा डिस्कस करेंगे, तो कैसे पता चलता है कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल एंड ट्रैक्टर सेल्स, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, एयर पैसेंजर ट्रैफिक से दिखता है लोग कितना ट्रैवल कर रहे हैं, रोबस्ट डिमांड कंडीशन। नाबार्ड का एक डेटा है जो बोल रहा है 79.2% रूरल हाउस में कंजम्पशन बढ़ा है, और मंथली इनकम उनकी कितनी, विद द शेयर ऑफ मंथली इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन 67%
मतलब मेरा इनकम जो भी है उसका 67% मैं कंजम्पशन पे खर्चा कर रही हूँ, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमी, एंड दिस हैज ऑल्सो बिकॉज उसके रीजंस क्या है, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन, ठीक है। ये आप डेटा देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है, जिसको हम किससे मेजर करते हैं, कंजम्पशन को हम किससे करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और कैपिटल को किससे करते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि 30% के आसपास है, 29.9 से 30%। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट साइकिल बेटर हुई है, आपको डेटा मैंने बता दिया 30% के आसपास था। ये एक एक डेटा आप याद रखिए, ठीक है। कितना था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 61.5, हाईएस्ट सिंस फाइनेंशियल ईयर 12, ठीक है। और अब इसको कैसे करोगे, ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन को नॉन फूड बैंक क्रेडिट से, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से, इन सारी चीजों से आप देखोगे। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के थ्रू देखोगे, ये आ सकता है ना प्रीलिम्स में, कि आप इन चारों इंडिकेटर्स में किसके थ्रू आप पता करोगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स आ रहा है मतलब हम चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो नॉन फूड बैंक क्रेडिट, आईआईपी कैपिटल गुड्स इंपोर्ट्स, ये सबसे हमें पता चलता है कि हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। सो डोमेस्टिक ड्राइवर्स रिमेन द प्राइमरी सोर्स। एक्सटर्नल डिमांड मींस एक्सपोर्ट्स हमारा 21.6% ऑफ जीडीपी रहा है, जिसमें सर्विस एक्सपोर्ट्स वर द स्टेबल एंकर, गुड्स एक्सपोर्ट्स वोलेटाइल रहा है बिकॉज ऑफ ट्रेड इश्यूज, ओके। यू कैन सी दीज थिंग्स, दिस एक्सपोर्ट मोमेंटम हमारा स्ट्रांग होना चाहिए था, और अभी होना चाहिए, बिकॉज इंडिया का ट्रेड नेगोशिएशंस यूएस के साथ चल रहा है, ओमान के साथ चल रहा है, बहुत सारी कंट्री के साथ चल रहा है। विद दैट वी आर एक्सपेक्टिंग टू डाइवर्सिफाई आवर एक्सपोर्ट मार्केट्स, ओके। सो इंडस्ट्री एंड सर्विस लेड supplies, industries and services are also leading supply side growth. Agriculture was also fine. एग्रीकल्चर में कितना 3.1% का ग्रोथ आया है, 3.1%। पर अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या, क्रॉप सेक्टर ग्रोथ की प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, जो क्रॉप्स उग रहे हैं वो प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, वेयर एज अलाइड एक्टिविटीज आर राइजिंग एट अ रेट ऑफ 5 to 6%, ठीक है। सो क्रॉप साइड वॉलेटाइल परफॉर्मेंस है, और अलाइड सेक्टर साइड रिलेटिवली स्टेबल एक्सपेंशन। अलाइड सेक्टर डेयरी हो गया, फिशरी हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, उसका बेटर है 5 to 6%, एग्रीकल्चर का कम है, क्रॉप्स का कम है, ठीक है, अलाइड का बेटर है। इंडस्ट्री इज ऑल्सो डूइंग गुड, और जनरली ऐसा सोचते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का बस 12% है, बट नॉमिनल जीडीपी में वो कम है, पर रियल जीडीपी में इट कम्स अराउंड 17 to 18%. So you can very comfortably write in your answers, manufacturing contribution to GDP is around 17 to 18%. ठीक है, so industrial sector is expected to gain momentum, growing at 6.2%. ठीक है, हर चीज का ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं कहीं हम लेंगे, कहीं हम नहीं लेंगे. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. वेदर रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस के बाद भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बेटर हुई. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हम कैसे नापते हैं? व्हाट इज हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी? स्टील एंड सीमेंट कंजम्पशन. ओके, ये याद रखना, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. ओके, द हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर क्या है? PMI मैन्युफैक्चरिंग, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, ई-वे बिल जनरेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ओके, और कंस्ट्रक्शन का क्या है? स्टील एंड सीमेंट प्रोडक्शन. ओके, सर्विसेज की ग्रोथ क्या थी? फाइनेंशियल ईयर 26 में 9.1%, पर पिछले फाइनेंशियल ईयर 25 में 7.2 थी. तो 7.2 थी फाइनेंशियल ईयर 2025 में, उससे 9.1% हो गई है अभी फाइनेंशियल ईयर 26 जितना गया है. ठीक है, 9 तो 7.2 से 9.1%. ये एक एक डेटा आपको याद रखना होगा. क्या क्या होते हैं सर्विसेज में? ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एटसेट्रा. ठीक है, विद इन द सर्विस सेक्टर सारे सब सेगमेंट्स 9% से ज्यादा बढ़े हैं, एक्सेप्ट ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन. ठीक है, उनके हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर क्या है? पोर्ट, कार्गो, ट्रैफिक, रेलवे, फ्रेट एंड ट्रेन्स इन पैसेंजर एयर कार्गो मूवमेंट. अब ये नया मेथड अपने डेटा, अपने मेजरमेंट को बेटर करने की इंडिया कोशिश कर रहा है. व्हाट इज दैट? दैट इज नाउ कास्टिंग इंडियाज क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ. ठीक है, तो ऑफिशियल एस्टिमेट्स ऑफ क्वार्टरली जीडीपी 2 महीने के बाद निकलता था, तो वो लेट हो जाता था. सो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप द इकोनॉमिक डिवीजन हैज डेवलप्ड एंड रिफाइंड a GDP now casting model for internal use. So you should know this word, now casting model. So this question can come in means, how GDP is, how the measurement and methodology of calculating GDP is getting better. So data is also improving, the methodology is also improving. So now casting model has been introduced for internal use. तो तुरंत कर पाएगा. It will be able to do things in the near future, more effective. Okay, so basic principle of nowcasting is the exploitation of the information. जो सबसे जल्दी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है उसको यूज करिए. Possibility at high frequencies, then the target variable of interest in order to obtain an early estimate. जल्दी पता करिए, बहुत लेट करने से आप उस पर काम नहीं कर सकते हो. So multiple high frequency indicators, HFIs, have been found out. Like multiple HFIs, 17 indicators हैं. ठीक है, 17 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जिनको रखा गया है.
These are index of industrial production, automobile sales, non-oil, non-gold imports, PMI manufacturing, number of aircraft movement, air passenger traffic, tractor sales, post cargo traffic. These are example of high frequency indicator जो nowcasting method में use होता है, right? So it is employed by the model is a dynamic factor model. इससे ज़्यादा डिटेल में आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये ग्राफ हमारे लिए थोड़ा कम जरूरी है, दिस इज टू टेक्निकल फॉर अस. Okay, so we'll not read on that. So the increasing use of high frequency indicator analytical tools will bring timely, credible and granular data. ठीक है, strengthening India's national statistical system. अब इंडिया का नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम को इंप्रूव किया जा रहा है, बेस ईयर बदला जा रहा है, न्यू सर्वेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं. ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम, न्यू डेटा जनरेशन, सर्वे मॉडर्नाइजेशन, मैक्रो इकोनॉमिक रीबेसिंग, डिजिटल डिसेमिनेशन एंड डेटा हार्मोनाइजेशन विच विल लीड टू एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग. जो हमारे पॉलिसीज बनती हैं, थिंक टैंक्स जो प्लानिंग करते हैं, वो बेटर डेटा पे हो. ठीक है, तो सेवरल सर्वेज आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. द एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज ये इस बार अप्रैल 2026 से शुरू होगा. ठीक है, इससे पहले से हमारे पास क्या था, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज. अनइनकॉर्पोरेटेड पहले से था, इनकॉर्पोरेट अभी अभी सर्वे इंट्रोड्यूस हो रहा है. ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, जो कि 2026 जुलाई से जून 2027 के बीच में रिलीज होगा. July 2026 to June 2027, which will give information on household asset ownership and indebtedness across rural and urban areas. So, All India Debt and Investment Survey, the Situation Assessment Survey on rural agricultural households, okay, and dedicated household income survey. So, these kind of surveys are being introduced. Okay, and sampling design of periodic labor force surveys. पे question आ चुका है prelims means दोनों में. Periodic labor force survey. So, the sampling design of PLFS has been revised to generate monthly and quarterly estimates, okay, and district level estimates also. Forward looking capex surveys being brought. So how, surveys are being modernized. So MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation, has undertaken major survey system reforms and survey modernization initiatives to increase both the frequency and diversity of surveys. What has they introduced? Whenever something like this comes, how India should include, work on evidence-based decision making, you can use this thing. So they are working on data, refinement of data. So computer-assisted personal interviewing, CAPI, cloud-based e-Sigma platform, real-time validation monitoring, geotagging and faster data processing. Rebase national accounts का बेस बदला जा रहा है to 2022-23. ठीक है, ये अभी 27 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएगा. बहुत सारे मेजर चेंजेस आ रहे हैं न्यू जीडीपी सीरीज में, लाइक सेग्रीगेशन ऑफ एक्टिविटी, यूज ऑफ जीएसटी डेटा फॉर रीजनल एलोकेशन, डायनामिज्म इन मेजरिंग द हाउस होल्ड सेक्टर एटसेट्रा. ठीक है, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी का भी बेस बदला जा रहा है टू 2022-23. ओके, फ्रॉम 28 में. अभी हमने क्या पढ़ा, नेशनल अकाउंट सिस्टम का बदला जा रहा है. द नेशनल अकाउंट्स टू 2022-23 मतलब जीडीपी वगैरह का बदलेगा, आईआईपी का बदलेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का भी बदलेगा, बट टू 2024. ठीक है, द बेस ईयर विल चेंज टू 2024. ओके, यूजिंग द लेटेस्ट कंजम्पशन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, उससे उनका बास्केट बदला जाएगा, स्टेट स्पेसिफिक बास्केट आइटम्स रखा जाएगा बेस्ड ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे. दिस विल बी रिलीज्ड ऑन 12 February today, I mean 2 days back, 12 February 2026. MOSPI has also developed an integrated digital ecosystem, e-Sankheki portal. Micro data portal ensures, structured access to unit level data through GOI Stats app, extensive visualizations tool and platforms such as Paimana. Paimana का आप यहाँ पे फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं, प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग. ठीक है, सो नेशनल मेटा डेटा स्ट्रक्चर, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी असेसमेंट वर्क. व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस? फॉर AI गवर्नेंस, AI रेडी नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम. ये सब डेटा क्यों चाहिए? AI के लिए आपको डेटा चाहिए, रिफाइंड डेटा. सो फॉर फाउंडेशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड AI ready national statistical system, please use these in your answers of governance. When they'll talk about AI governance, you'll see all these things have been introduced. Okay, this CAPI, Paimana, e-Sankheki portal, okay, NMDS and SQAF, you'll use all these things in your answer. Okay, so based on this, there are certain fundamentals like inflation. We're talking about headline inflation and core inflation. As a for prelims information, you should know difference between headline and core inflation. So headline inflation is something in which food and everything that we use, very frequent and volatile thing that we consumers use are included in headline inflation, like खाना पीना, food etc, right? तो वो कम हुआ है. core inflation जिसमें food वगैरह हटा देते हैं, metals टाइप की चीजों को ज्यादा रखा जाता है. ठीक है, वो उसमें persistence रहा है. ठीक है, so you remember this about difference between headline inflation, core inflation. Headline inflation has reduced, core inflation has been persistent. Fiscal policy, government ने काफी अच्छी fiscal policy रखी है. Government has consolidated its fiscal investment. ठीक है,
On expenditure side, capital outlays recorded a strong year over increase. सेंटर की फिजिकल स्ट्रैटेजी आप ये देखो, शेयर ऑफ कैपिटल स्पेंडिंग इन टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम 12.5% टू 22.6%. सो द ओवरऑल स्पेंडिंग में कैपिटल में जो जा रहा है, कैपिटल की चीजों खर्च, कैपिटल मतलब जब हम चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम 12.5 टू 22.6, ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम. ठीक है. शेयर ऑफ जीडीपी 2.6 to 4%. स्टेट्स आर नॉट फॉलोइंग this fiscal consolidation that way. उसलिए central government has brought this SASCI, special assistance to states for capital expenditure investment. ठीक है, so that they can keep their maintain capital expenditure at 2.4% of GDP as center is doing to 4% of GDP. पर states बहुत ज्यादा unconditional cash transfers कर रहे हैं जिसकी utility productivity कम देखी गई है. ठीक है. Government has also met the fiscal deficit target of 4.4%. Markets have acknowledged and rewarded. So market has observed that central government ने consolidation किया है, इसलिए हमारे sovereign bond yield की वैल्यू कम हुई है. दे हैव लोअर्ड, सो कैपिटल हमारे यहाँ सस्ता होगा. ठीक है. सो फिस्कल ग्लाइड पाथ हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. शुड नो व्हाट इज फिस्कल ग्लाइड पाथ. मॉनेटरी सपोर्ट हैज आल्सो बीन देयर थ्रू पॉलिसी रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फॉरेक्स. इसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी पैसा पुश कर रही है मार्केट में ताकि कैपिटल जाए और लोग उस पर खर्चा कर पाए. पीपल कैन स्पेंड मनी, पीपल कैन इन्वेस्ट इन थिंग्स, इन बिजनेसेस. ओके. बैंकिंग सेक्टर का बैलेंस शीट्स बहुत बड़ा है. रिमेंबर व्हेन वी वर स्टार्टिंग 10 years back, so banking sector was very bad. NPAs were to the level of 8.8%. So non-performing asset right now is on the multi-decade lows of 2.2%. बहुत कम चल रहा है अभी NPAs, which is very good. So banks की बैलेंस शीट्स बेटर हुई है. Okay, so this has also been discussed. तो और एक और अच्छी चीज हुई, मॉनेटरी पॉलिसी जो पहले आरबीआई बनाती थी, जैसे परसेंटेज कम की, बैंक्स उसको जल्दी पास नहीं करते थे टू द कंपनीज, बट अब वो बेटर हो गया है. द फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज हैज एनेबल्ड मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू सर्व एज वायबल फंडिंग सोर्स. तो कंपनीज को पैसा भी जल्दी मिल रहा है, राइट. एंड देन दिस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस कॉर्पोरेशन इज ग्रोइंग एंड दे आर यूजिंग देयर इंटरनल फंड्स. ओके. सो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट right has reached a record $825 billion, जिसमें of course services are in bigger amount. Merchandise exports थोड़े कम हैं. Merchandise exports grew by 2.4% and services grew by 6.5%. And rise in merchandise trade deficit, merchandise trade में deficit है, right, which has been balanced by service trade surplus and remittances. ठीक है. अब ये remittances भी affect होंगे अगर anti migrant tendencies रहेगी दूसरी country की. Okay, so capital account FDI इनफ्लोज इंडिया में बढ़ा है. ऑल ओवर द वर्ल्ड अंकटाड के हिसाब से 11% डिक्लाइन था ईयर ऑन ईयर, बट इंडिया में 16% बढ़ा है. इट हैज इंक्रीज्ड FDI, बट FPI फ्लोज हैज रिमेन्ड लो बिकॉज दे आर गोइंग टू AI रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इन US, Taiwan एंड कोरिया एंड नॉट इन इंडिया. इंडिया उतना सेंटर नहीं है AI इन्वेस्टमेंट का. ओके. सो दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, not crisis but balance of payment deficit is being funded by forex reserves. So this widened BOP deficit, जो ये balance of payment का deficit हो रहा है, इसके कारण इंडियन रुपये की वैल्यू भी कम हो रही है, right? But forex reserves is still comfortable. We still have forex reserve to fund 11 months of imports. Okay, but we are hoping with new trade strategies and trade agreements with UK, Oman and New Zealand, our exports will become better और ये BOP deficit, balance of payment deficit will reduce and we want to go to balance of payment surplus. ठीक है. So these things you can remember. Labor market has improved. We have consolidated 29 central laws into 4 labor codes to simplify compliance. We have also recognized gig and platform workers and have included them within social security schemes. And in poverty, poverty has also reduced in our country. The World Bank revised, in June 2025, World Bank revised the international poverty line from $2.15 to $3 per day. ठीक है. Based on this revised line, India का poverty rate 2022-2023 में 5.3% था of extreme poverty and 23.9% for lower middle income poverty. So remember this World Bank's new revised poverty lines. Okay, so yes, that is it. So outlook and way forward, the economy, the financial year 2026 will be challenging, especially for exporters, manufacturers. GST rationalization is helping, deregulation is helping, but we need to do more. And the AI boom, which is getting so much investment, if it fails, it's gonna trigger a correction over optimistic asset valuations. काफी नुकसान होगा. ठीक है. So slower growth in trading partners, tariff induced disruptions. So all this will happen, but balance sheets overall India की अच्छी है across household, firms and banks are healthier. Okay. So I think that is it for the chapter 1. ये इतना ही है. मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, FDI लिबरलाइजेशन, लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स, कैपेसिटी क्रिएशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, all this has to become stronger if India wants to do better. So India का capital stock grow हुआ है at about 8.6%. Okay, so first but the public capital expenditure
हैज बीन सस्टेन्ड एंड नॉट जस्ट एपिसोडिक, मतलब कंटिन्यूसली चल रहा है. लॉजिस्टिक, डिजिटल एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म से वो और बेटर होगा. लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर आवर फर्स्ट चैप्टर. This is what, बस last thing, the economy wide adoption of public digital infrastructure is important. Aadhaar, UPI and GSTN. ठीक है, so that's it, and this is the end of chapter 1. This will be chapter 2 that we'll be discussing in our next video, right? So ये सारे datas, जो important datas हमने अभी discuss किए, we will share this in PDF with you and you will be able to find the PDF in our link below. Thank you.